हेलो एवरीवन। तो आज की अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे कि दो कणों की एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर देखनी है और जो द्रव्यमान के अंदर निर्देश यंत्र है उसके सापेक्ष में अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपन देखेंगे कि टक्कर किस प्रकार से होती है। जो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी तो वो अपने पास में टक्कर थी वो लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, जो अपने पास में प्रयोगशाला फ्रेम है उसके रेफरेंस में अपन ने देखा था कि टक्कर किस प्रकार से होती है। तो आज अपन देखते हैं कि द्रव्यमान के अंदर निर्देश यंत्र है, उसमें एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर को देखना है। मतलब प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या होगा, गतिज ऊर्जा का क्या रहेगा, संरक्षण रहेगा। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। तो अपने को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, देखिए दो कणों का निकाय लेंगे, सिस्टम लेंगे। तो लिखते हैं माना दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है एवं इनके स्थिति सदिश क्रमशः क्रमशः r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है एवं द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश r वेक्टर COM सेंटर ऑफ मास। r वेक्टर और नीचे क्या लिख दिया, COM सेंटर ऑफ मास है। कहीं कहीं आपको RCM भी मिलेगा, चलेगा, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहें। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि द्रव्यमान के अंदर निर्देश यंत्र में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास में ये जो फॉर्मूला है R वेक्टर COM, जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है उसका फॉर्मूला है, वो अपने को डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, देखिए यहाँ से R वेक्टर COM इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। दो कणों का निकाय है तो फॉर्मूला ये बनेगा, और तीन कणों का निकाय होता है तो m1 r1 m2 r2 और प्लस होता है m3 r3। और अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में, m1 प्लस m2। इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि अपन बात करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र में टक्कर देखनी है, तो टक्कर देखनी है तो उनके वेग भी चाहिए होंगे। तो उनके जो वेग है उन वेग के लिए अपन यहाँ पर बात करते हैं कि स्थिति से अपने को क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष अपने को क्या करना पड़ेगा, अवकलन। इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, देखो डी अपॉन कितना हो जाएगा dt, और यहाँ पर आ जाएगा आर वेक्टर COM इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में d अपॉन dt, और यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास में m1 r1 प्लस हो जाएगा m2 r2 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसका अवकलन कितना हो जाएगा अपने पास में UCOM, क्योंकि अपन जो भी अभी बात कर रहे हैं वो टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टक्कर से पहले अपन क्या करते हैं कि जो वेग होता है उसको U के रिस्पेक्ट में U माना जाता है, और टक्कर के बाद में जो वेग होता है उसको V माना जाता है। तो अपन टक्कर से पहले की कहानी को पहले पूरा करेंगे। देखो तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन देखिए नेक्स्ट स्लाइड में dr अपॉन dt था, तो ये हो जाएगा अपने पास में U वेक्टर COM सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसका अवकलन मैं सीधा यहीं पे करवा रहा हूँ। m1 प्लस m2 है, अपॉन में है, बाहर आ जाएंगे, अवकलन होगा इस पूरे पद का। m1 कांस्टेंट है तो d अपॉन dt किसका होगा, r1 का, प्लस m2 कांस्टेंट है, d अपॉन dt अवकलन किसका होगा, r2 वेक्टर का होगा। तो अपने पास में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो
फाइनल आएगा अपने पास में u वेक्टर com इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में m1 d अपॉन dt, ये हो जाएगा r1 प्लस हो जाएगा m2 d अपॉन dt, और यहाँ हो जाएगा अपने पास में r2 वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। तो यहाँ से हो जाएगा u वेक्टर com इक्वल टू m1, ये हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर u1 m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया इसको अपन ने, तो ये अपने पास में फाइनल क्या आ गया, u वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये तो अपने पास में u वेक्टर com सेंटर ऑफ जो मास है, द्रव्यमान केंद्र है, उसका वेग आया है। अब अपन बात करते हैं कि जो पहला कण है, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m1 होगा, उसका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष में वेग कैसे निकाला जाता है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर पहले कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग, जिसको अपन बोलते हैं u1 वेक्टर, और यहाँ क्या लगा देंगे डैश। इसकी वैल्यू अब अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। पहला कण है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष में उसका वेग क्या होगा, u1 वेक्टर होगा, और डैश लगाया ऊपर। तो अपन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है कि u1 वेक्टर डैश, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा अपने पास में u1 वेक्टर डैश इक्वल टू हो जाएगा u1 वेक्टर माइनस हो जाएगा u वेक्टर com। क्या हुआ इसका मतलब समझेंगे, इसको बोलेंगे अपन पहले कण का सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र के सापेक्ष में वेग कितना हो गया, u1 डैश। अब अपने को क्या करना है, जो u1 है, u1 क्या है, कण का जो रियल वेग है, ठीक है, टक्कर से पहले उसका जो वास्तविक वेग है वो लिया है, और उसमें से अपने को क्या माइनस करना है, द्रव्यमान केंद्र, जो अपने पास में द्रव्यमान केंद्र है उसका जो वेग है उसको अपने को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इसको मैं थ्योरी की फॉर्मेट में भी लिखवा देता हूं कि ये तो हो जाएगा अपने पास में u1 वेक्टर डैश, इसका मान तो दिया हुआ है कि द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र के सापेक्ष पहले कण का वेग, ये हो जाएगा अपने पास में पहले कण का वास्तविक वेग, और माइनस हो जाएगा अपने पास में द्रव्यमान केंद्र com सेंटर ऑफ मास का वेग। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र के सापेक्ष में पहले कण का वेग ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए ये अपने पास में कंप्लीट। अब इसकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे u1 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में u1 u1 माइनस u वेक्टर com का मान कितना है अपने पास में, ये लिखेंगे अपन यहाँ पे m1 u1 प्लस हो जाएगा अपने पास m2 u2 अपॉन में आएगा अपने पास m1 प्लस m2, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। देन यहाँ से बात करते हैं कि u1 वेक्टर डैश इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा अपने पास में कितना m1 प्लस m2, और यहाँ पे u1 वेक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 के साथ में, माइनस कितना हो जाएगा m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको, u1 वेक्टर डैश इक्वल टू
ये हो जाएगा u1 m1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 और माइनस हो जाएगा m2 u2 अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास में m1 प्लस m2। देन बात करें u1 वेक्टर डैश इक्वल टू, यहाँ से m1 u1 है ये, तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो लिखते हैं m1 u1 m1 u1 वेक्टर। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो m1 u1 और ये m1 u1 आपस में प्लस माइनस कैंसिल आउट। देन अपने पास में कॉमन कितना आ जाएगा, ये देखो m2, एक सेकेंड, m2 u1 है यहाँ पर, m2 u1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस m1 u1। तो यहाँ से चेक करेंगे m2 u1 m2 u2 ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास में m2 कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में u1 माइनस कितना हो जाएगा u2 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। इस प्रकार से ये आएगी इक्वेशन नंबर अपने पास में थर्ड। ये आगे अपने पास में क्या आया है कि पहले कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र के सापेक्ष में वेग कितना होता है वो। इसी प्रकार अब अपने को क्या करना है, दूसरे कण का वेग, दूसरे कण का वेग टक्कर से पहले कितना होगा u2 वेक्टर का डैश। अब उसकी वैल्यू अपने को क्या करना है, इसको देख देख के लिखनी है, तो एक वर्ड लिखेंगे अपन इसी प्रकार से अपन पूरा ये काम करेंगे। वापस से कैलकुलेशन अपने को करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि टर्म्स को लिखना कैसे है। देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार दूसरे इसी प्रकार दूसरे कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग, और वो क्या हो जाएगा अपने पास में u2 वेक्टर का डैश। इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखो, उसको देख देख के लिखना है, तो अपन लिखेंगे u2 वेक्टर का डैश इक्वल टू। अब देखो सबसे पहले अपने पास में क्या आया था, यहाँ पे एक बार अपन लिखते हैं फिर वहां चलेंगे। तो ये हो जाएगा u2 वेक्टर का डैश इक्वल टू m2 की जगह क्या आ जाएगा m1, और यहाँ पे u2 माइनस कितना हो जाएगा u1, और अपॉन में m1 प्लस m2 है तो m2 प्लस m1 हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो m1 प्लस कितना आएगा m2। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पहले आ जाएगा अपने पास में m1, m1 यहाँ हो जाएगा अपने पास में u2 माइनस कितना हो जाएगा u1 अपॉन में कितना होगा m1 प्लस m2। u m1 u2 माइनस u1 और m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद में कितना आ गया 4। देन देखिए अपने को क्या करना है, देखो नाउ करते हैं अपन आगे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में COM की जगह अपन लिख लेंगे द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र में दोनों कणों का कुल संवेग शून्य होता है।
दोनों कणों का कुल संवेग कितना होता है? 0 होता है। तो अपन इसका यूज करेंगे, तो देखेंगे अपन संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले कण के लिए द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में संवेग कितना होगा? m, मास कितना हो जाएगा? m1, और वेग कितना हो जाएगा? u1 वेक्टर डैश होगा, क्योंकि द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपन देख रहे हैं। तो प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में? m2 u2 वेक्टर का डैश, और इसका टोटल जो अपने पास में कुल संवेग है, टोटल मोमेंटम है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन अपन यहां से बोलेंगे कि m2 u2 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का m1 u1 वेक्टर डैश। तो अपन बोलेंगे यहां से फाइनली u2 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का m1 अपॉन m2, माइनस का m1 अपॉन m2, और साथ में क्या आ जाएगा? u1 वेक्टर डैश। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया अपन ने इसको? 5। ये तो हो गया अपने पास में पहले कण के लिए वेग आ गया कितना? u2 वेक्टर डैश। तो यहां से अपन ने ये वैल्यू निकाली। अब यही पूरा प्रोसेस अपने को किसके लिए करना है? अपने टक्कर के बाद के लिए। टक्कर के बाद के लिए कैसे करना है अपने को? देखो, तो अपन यहां पर करेंगे इसी प्रकार, पूरा प्रोसेस करना है अपने को इसी प्रकार, इसी प्रकार टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात वेग, टक्कर के पश्चात वेग कितना हो जाएगा? इसको देख देख के लिखेंगे। v2 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का m1 अपॉन m2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? v1 वेक्टर का डैश। इक्वेशन नंबर कितना आ गया अपने पास में? 6। इस प्रकार से अपने को ये काम करना है। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा डिटेल में भी ये पूरा का पूरा लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र दोनों, द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व दोनों कणों का, टक्कर से पूर्व दोनों कणों का कुल संवेग कितना होता है? 0। अब इसी चीज को आप यहाँ पर कॉपी करके भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो अपन कैसे लिखेंगे? देखो, इसको लिखवा देते हैं वापस। बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात टक्कर के पश्चात टक्कर के पश्चात दोनों कणों का कुल संवेग, दोनों कणों का कुल संवेग 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर अपन ये वाला स्टेप कर दो। m1 v1 वेक्टर डैश प्लस कितना हो जाएगा? m2 v2 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। देन उसके बाद में अपन सीधा लिख देंगे कि v2 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? माइनस का m1 अपॉन m2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास? v1 वेक्टर डैश। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया अपन ने? 6। ठीक है, शॉर्ट में नहीं करके अपन ने इसको पूरा कर दिया है। ये आ जाएगा अपने पास फाइनली u2 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश। अब अपने को क्या करना है? ये अपन ने u2 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश निकाल दिए। अब अपने को क्या करना है कि चूंकि टक्कर है वो कैसी टक्कर है? प्रत्यास्थ टक्कर है। और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम लगाना है। ठीक है, देखिए, क्योंकि टक्कर
प्रत्यास्थ है, अतः अतः गतिज ऊर्जा संरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ है अतः गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो गतिज ऊर्जा जब संरक्षित रहेगी तो अपन क्या करेंगे, देखो तो वापस वही की वही चीज कि टक्कर से पूर्व, और ये जो पूरी घटना है ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास में हो रही है, तो u1 वेक्टर डैश और u2 वेक्टर डैश आ रहे हैं हम, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कि अपन ने u2 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश क्यों लिया है, ठीक है। क्योंकि अपने पास में u1 वेक्टर डैश और वहां पर v1 वेक्टर डैश तो रहेंगे ही रहेंगे, और अपन ने जो u2 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश निकाले हैं वो u1 और u2 के पदों में निकाले, u1 और सॉरी v1 के पदों में निकाले हैं, ठीक है, ताकि अपने पास में केवल u1 और v1 के अंदर रिलेशन आ जाए। देखिए, क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ है अतः गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी होगी अपने पास में, हाफ m1 u1 वेक्टर डैश का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m2 u2 वेक्टर डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में हाफ m1 v1 वेक्टर डैश का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m2 v2 वेक्टर डैश का स्क्वायर। देन इसके बाद में क्या करना है, देखो यहां से अपन लिखेंगे हाफ m1 u1 वेक्टर डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी u2 वेक्टर डैश की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी u2 वेक्टर डैश की, u2 वेक्टर डैश का मान कितना होगा, माइनस का m1 अपॉन m2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा u1 वेक्टर डैश, और इस पूरी टर्म्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, माइनस का m1 अपॉन m2 और u1 वेक्टर डैश, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो पूरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी की पूरी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, u1 वेक्टर डैश के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन आ जाएगा कि u1 वेक्टर डैश और यहाँ पर v1 वेक्टर डैश दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, ठीक है। टक्कर के बाद में और टक्कर से पहले कणों के वेग में क्या संबंध आता है वो भी किसके रिस्पेक्ट में आएगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आएगा। तो देखिए यहां से अपन आगे करते हैं, इक्वल टू 1/2 और यहां से हो जाएगा m1 और v1 वेक्टर डैश, v1 वेक्टर डैश इसका स्क्वायर प्लस 1/2 m2, और v2 वेक्टर डैश का मान कितना होगा जो अपन लिखेंगे यहाँ पे, v2 वेक्टर डैश का मान हो जाएगा माइनस का m1 अपॉन m2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा v1 वेक्टर डैश, और इस पूरी टर्म्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे, अपन इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। 1/2 सब में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में m1 u1 वेक्टर डैश का स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपने पास ये m2, और इसको स्क्वायर आउट करके लिखते हैं कि ये m1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, m2 स्क्वायर, और u1 वेक्टर डैश इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 1/2 कैंसिल आउट, m1 v1 वेक्टर डैश का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट, m2 m1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, m2 स्क्वायर v1 वेक्टर डैश का स्क्वायर, और माइनस है तो होल स्क्वायर है तो माइनस तो जाएगा वैसे ही। अगला नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो ये m2 से m2 स्क्वायर कट जाएगा, m2 से m2 स्क्वायर कट जाएगा, नीचे m2 रहेगा। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये लेके आते हैं अपन
m1 u1 वेक्टर डैश का स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 1 इधर, प्लस देखो m1 कॉमन कितना बच गया, यहाँ पे m1 बच गया, u1 वेक्टर डैश का स्क्वायर कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, बटे में या फिर अपॉन में कितना हो जाएगा m2 इक्वल टू m1 v1 वेक्टर डैश का स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से m1 कॉमन तो केवल ऊपर m1 रहेगा, नीचे कितना रह जाएगा m2 और साथ में v1 वेक्टर डैश का स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब यहां से देखोगे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आप क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, m1 से m1 कैंसिल आउट हो रहा है। देन अपने पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, u1 वेक्टर डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 वेक्टर डैश का स्क्वायर। और यहां से अपन फाइनली लिख सकते हैं कि ये u1 वेक्टर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 वेक्टर डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जब द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र के सापेक्ष में अपन टक्कर को देखते हैं तो टक्कर से पहले कण के वेग का परिमाण, ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, टक्कर से पहले कण के वेग का परिमाण और टक्कर के बाद में कण के वेग का परिमाण दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और ये बात हो रही है केवल पहले कण की। अब दूसरे कण के लिए क्या करें, दूसरे कण के लिए ये पूरी रामायण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे कण के लिए आपको देखो यहां से गणना पड़ेगा कि अगर अपन पूरा डिटेल में देखें तो यहां से u2 वेक्टर डैश निकाला था तो यहां से इसी इक्वेशन से आप क्या निकाल दो, u1 वेक्टर डैश निकाल दो और यहां से निकाल दो v1 वेक्टर डैश, फिर इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दो। देन अपने पास में ये पूरा का पूरा डेरिवेशन u2 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इतनी माथाफोड़ी अपन को नहीं करनी है, अपन एक वर्ड का यूज करेंगे इसी प्रकार से अपन देखेंगे क्या होता है आगे। देखिए यहां पे लिखवा देता हूं साइड में, इसी प्रकार पहले यहां समझ लीजिए फिर अगली स्लाइड पे इसको लिख देंगे। इसी प्रकार ये u1 वेक्टर डैश है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, u2 वेक्टर डैश का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा v2 वेक्टर डैश का मैग्नीट्यूड, दोनों परिमाण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र उसके सापेक्ष में पहले कण का टक्कर से पहले वेग और टक्कर के बाद में वेग दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे कण का टक्कर से पहले वेग और टक्कर के बाद में वेग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं या फिर नियत रहते हैं। इसी चीज को अपन बाद में अगली स्लाइड में लिखते हैं। इसी प्रकार u2 वेक्टर डैश इक्वल टू हो जाएगा v2 वेक्टर डैश, दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अपन एक लाइन लिखेंगे, अतः द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात कणों का वेग, टक्कर से पूर्व कणों के वेग के परिमाण के बराबर होता है, ठीक है। और दोनों का वेग का परिमाण आपस में बराबर होगा। देन अपन बात करें तो इनकी दिशाओं की, तो इनकी दिशाएं हैं वो आपस में क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। एवं इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत
हो जाती है, इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके कहलाता है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। और इसके अंदर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के अंदर अपन ने एक विमीय टक्कर को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 2D टक्कर। 2D टक्कर से पहले भी अपन ये देख लेंगे कि एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर भी अपना अभी बाकी रह गया। तो एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर देखेंगे सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के थ्रू, और उसके बाद में अपन बात करेंगे 2D टक्कर की। थैंक यू सो मच।